In the month of April to June 2022, the exports of passenger cars from India increased by 26% in the corresponding quarter of 2021 to 22, as per a report. A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in the fourth year and 2600 cars in the eighth year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. अब ये कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। अब देखें ये क्वेश्चन एपी का है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मतलब हर साल जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कार्स हर साल बढ़ जाती होंगी, या हर साल 200 कार्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया जाता होगा, या हर नेक्स्ट ईयर में 300 कार्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया जाता होगा। जो भी है वो फिक्स्ड नंबर है, इस वजह से ये एपी बन जाता है। ठीक है ना? उस 26% से कंफ्यूज मत होइएगा, उसका इस क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, वो ओवरऑल एक डेटा गिवन है। आप जब इस क्वेश्चन में आओगे तो आपको बस यहाँ से शुरुआत करनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्ड टू प्रोड्यूस 1800 कार्स इन फोर्थ ईयर। तो अगर ये एपी है तो इस एपी का फोर्थ टर्म इन्होंने दे दिया है 1800। एपी का फोर्थ टर्म इन्होंने दे दिया है 1800। और किसी भी एपी का फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है A+3D। ये 1800 है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह प्लान किया है कंपनी ने कि एट्थ ईयर में इतनी कार्स बनेंगी। एट्थ टर्म बन गया ये एपी का, तो एट्थ टर्म है 2600, और एट्थ टर्म का मतलब होता है A+7D। A+7D की वैल्यू 2600 हो गई है। ओके, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म A+D होता है, थर्ड टर्म A+2D होता है, फोर्थ टर्म A+3D होता है। तो जो भी फाइंड करना हो टर्म, आप वहाँ पर A+D लिखें, और यहाँ जहाँ पर मैंने 3 लिखा है यहाँ पर 4-1 कर दें। ओके, जो भी आपको टर्म फाइंड करना हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दें। मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करना था, मैंने 3 लिख दिया। मुझे एट्थ टर्म फाइंड करना था तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अगर 10th फाइंड करना होता तो 9th लिख लेता। आई होप ये दो इक्वेशंस तो क्लियर हैं। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा, मतलब पहले ईयर का प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब फर्स्ट ईयर के प्रोडक्शन का मतलब हमें ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए होता है फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन में ए का मतलब होगा प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। तो चलिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है A+7D इज़ इक्वल्स टू 2600, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है A+3D इज़ इक्वल्स टू 1800। A+3D इज़ इक्वल्स टू 1800। सेकेंड इक्वेशन के नंबर्स थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने उसे ऊपर लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो जब भी आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा। ये -A -3D -1800 बनेगा। A माइनस ए कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। 7D -3D हो जाएगा 4D, और यहाँ आपको मिलेगा 800। तो D की वैल्यू हो जाएगी 200। ठीक है जी, क्योंकि 800 4 से डिवाइड होकर 200 बन जाएगा। अब आप इस D की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट में रखकर A की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो पुट D इज़ इक्वल्स टू 200 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए इस इक्वेशन में रखते हैं। A+3D इज़ इक्वल्स टू 1800, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन में आप D की वैल्यू रख दो 200। तो A कॉपी किया हमने, 3 कॉपी किया हमने, D की जगह 200 लिखा हमने, इज़ इक्वल्स टू 1800। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लिया है, लेकिन D को 200 से रिप्लेस कर दिया है। अब ये हो जाएगा A+600 इज़ इक्वल्स टू 1800। जब मैं 600 को भेजूँगा राइट साइड में तो वो बनेगा -600। 1800 -600 हो जाएगा 1200। तो ये ए है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहले ईयर में जो कार्स बनेंगी वो 1200 कार्स बनेंगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1200 कार्स। अब पूछा गया है कि 12th ईयर में प्रोडक्शन क्या होगा। तो 12th ईयर का अगर प्रोडक्शन फाइंड करना है तो A+11D से कर लो। AP है ना, तो AP में 12th टर्म का मतलब A+11D होता है। जैसे 8th टर्म का मतलब A+7D था, 4th टर्म का मतलब A+3D था, तो 12th टर्म का मतलब A+11D है। ए की वैल्यू 1200 निकली है, ये है 11, और डी की वैल्यू 200 थी। सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 1200 एंड ये बनेगा 2200। इन्हें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3400। तो 3400 कार्स
प्रोड्यूस होंगी इस 12th ईयर में 3400। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स। टोटल का मतलब हमें सम फाइंड करना है कार्स का जो कि फर्स्ट 12 ईयर्स में बनेंगी, फर्स्ट 10 ईयर्स में बनेंगी। तो पहले तो आप समझ लो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप सम फाइंड कर लेते हो AP के फर्स्ट एन टर्म्स का। लेकिन अगर आपको सम फाइंड करना है 10 टर्म्स का, क्योंकि शुरुआत के 10 साल में कितनी कार्स बनी वो पता करना है, तो मैं S10 फाइंड करूँगा। तो यहाँ n की जगह पर 10 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और a की जगह पर फर्स्ट टर्म लिखिएगा और d की जगह डिफरेंस लिखिएगा। तो n को मैंने 2 लिखा, a को मैंने 1200 लिखा और n को मैंने 10 लिखा और डिफरेंस 200 है। सारी वैल्यूज़ कॉपी हो गई, सॉल्व करते हैं। 10/2 का मतलब 5 होता है, 2 ने 1200 को मल्टीप्लाई किया तो 2400 आ गया। 10 - 1 9 होता है, 9 ने 200 को मल्टीप्लाई किया तो 1800 हो जाएगा। अब 5 इंटू इन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4200 और इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21,000। तो 21,000 कार्स बनेंगी कितने सालों में? 10 सालों में। आई होप ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। 21,000 कार्स 10 सालों में बनेंगी, टोटल कार्स ही बनेंगी 10 सालों में। अब इस लास्ट पार्ट में पूछा गया है इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स। तो पहली बात तो एक मिस्टेक है, ओके। आपको ये पेपर मिल सकता है जिसमें 15,000 लिखा हो, तो इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 31,200 लिख लीजिएगा, 31,200, ओके। तो 15,000 से सॉल्व मत करिएगा, इससे सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 31,200 कार्स। मतलब कितने सालों के बाद इतनी कार्स बन चुकी होंगी, 10 सालों में या 15 सालों में या 12 सालों में या 11 सालों में, ये पता करना है, ओके। मतलब हम मान लेते हैं कि n ईयर्स में ये प्रोडक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि n ईयर्स तक टोटल कार्स बन चुकी होंगी 31,200, ओके। तो सम ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन n ईयर्स को हमने 31,200 बोला हुआ है। अब सम ऑफ n टर्म्स का मतलब तो जानते ही हैं आप, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज़ इक्वल्स टू 31,200। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं, या इस केस में नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे, जितने सालों में इतनी कार्स बन पाई होंगी। और a का मतलब फर्स्ट टर्म है या पहले साल में बनी हुई कार्स, और d का मतलब डिफरेंस है कि हर साल कितनी कार्स बढ़ जाती हैं। तो n तो हम यहाँ फाइंड करने आए हैं, n की वैल्यू तो नहीं मालूम है। a की वैल्यू 1200 है एंड n-1 डिफरेंस की वैल्यू 200 है, इज़ इक्वल्स टू 31,200, ओके। चलिए इस 2 को भेज देते हैं राइट साइड में, तो ये 2 राइट साइड में आकर 31,200 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 62,400। इधर ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू 1200 मतलब 2,400। n मल्टीप्लाई करेगा 200 को तो आपको मिलेगा 200n, और -1 मल्टीप्लाई करेगा 200 को तो माइनस 200 मिलेगा। ये है n, 2,400 माइनस 200 हो जाएगा 2,200, प्लस ये हो जाएगा 200n इज़ इक्वल्स टू 62,400। अब आप n से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो आपको मिलेगा 2,200n प्लस 200n स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 62400। थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 200n स्क्वायर प्लस 2,200n एंड 62,400 को अगर बुला लोगे आप लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 62,400 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये सारे नंबर्स 100 से डिविजिबल हैं। अगर आप डिवाइड कर दो सभी नंबर्स को 100 से, तो आपको मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 624 इज़ इक्वल्स टू 0। अभी भी ये इक्वेशन के हर टर्म 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इज़ इक्वल्स टू 0, ओके। अब चलिए इसको हम फैक्टराइज़ करते हैं, और फैक्टराइज़ करने में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप फैक्टराइज़ करो कि आप इजीली फैक्टराइज़ कर लो, ओके। तो आप देखो आपके पास इक्वेशन जो है ना, ये है n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312। तो आप पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा। अगर फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा -312 n स्क्वायर, ये मिलेगा ना। तो ये जो 312 है ना, ये आप
आपकी हेल्प करेगा इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। देखो कैसे करेगा। मैं 312 के फैक्टर्स फाइंड करूँगा। मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 156। मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 78। मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करिएगा, 39 मिलेगा। देन 3 से डिवाइड करने पर 13 मिलेगा। देन 13 से करने पर 1 मिलेगा। अब ये जो प्राइम नंबर्स है ना, इनको 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में बांट दो। ओके, कुछ को एक पार्ट में, कुछ को दूसरे पार्ट में, और इस तरह से बांटो कि आपको 11 मिल जाए। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया कि 13 और 2 को एक ग्रुप में डाल दिया, तो 13 2 मतलब 26, और इस 3 और 2 को अलग ग्रुप में डाल दिया, तो 3 इंटू 2 का मतलब होता है 12। तो अब देखो क्या 26 और 12 सब्ट्रैक्ट होकर या ऐड होकर 11 देते हैं? नो, ना ऐड करने पर 11 मिलता है, ना सब्ट्रैक्ट करने पर 11 मिलता है। तो इसी तरह से कुछ और हिट एंड ट्राई करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 3 एंड 2 एंड 2 एंड 2 को अलग कर दिया, तो 3 इंटू 2 6, 12 24। मैंने 24 को अलग कर दिया, और ये 13 अलग है, तो 24 और 13 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 11 मिल जाता है ना, तो हो गई स्प्लिटिंग। तो आप इसको कॉपी कर लो, n स्क्वायर प्लस 11n। 11 को हमने ब्रेक कर दिया 24 और 13 में, तो 11n की जगह आप लिखो 24n माइनस 13n माइनस 312 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी ये फाइनल नहीं है, एक बार आपको चेक भी करना होता है कि आपने जो स्प्लिटिंग की है ये सही है या गलत है। तो कैसे चेक करते हैं वो ज़रा देख लीजिए। इस फर्स्ट नंबर को इस लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -312n स्क्वायर। फिर आपने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं, स्प्लिट किए हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा, चेक कर लीजिएगा, साइन भी यही मिलेगा। ओके, दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपको 11n मिलेगा, जो कि आपके पास यहाँ पर था। तो ये पहचान होती है कि सही स्प्लिटिंग है। ओके, अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम मिल जाए, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको वापस से वो मिल जाए जो यहाँ पर था, मिडिल टर्म था, तो इसका मतलब होता है कि स्प्लिटिंग आपने सही की है। अब आगे बढ़ते हैं। इस फर्स्ट टर्म और इस सेकंड टर्म में n कॉमन है। अगर आपने n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 24। इन दोनों टर्म्स में -13 कॉमन है। अगर आपने -13 कॉमन ले लिया तो बचेगा n प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन लेने के बाद क्या नंबर बचेगा, तो आप देखें n कॉमन लिया है ना, तो इस n स्क्वायर को n से डिवाइड कर लो और 24n को n से डिवाइड कर लो, तो आपको यही मिलेगा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपने यहाँ -13 कॉमन लिया है, तो -13n को -13 से डिवाइड करो, -312 को -13 से डिवाइड करो, जो भी कॉमन लेते हो उस कॉमन से डिवाइड करो, तो आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। अब आप देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम नंबर्स हैं, n प्लस 24 n प्लस 24, तो इस n प्लस 24 को ले लो कॉमन आप। ओके, अब इस फर्स्ट पूरे पार्ट में से अगर n प्लस 24 निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ n, और इस सेकंड पूरे पार्ट में से अगर n प्लस 24 निकल जाएगा तो बचेगा -13। दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, ये n प्लस 24 की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर n माइनस 13 की वैल्यू 0 हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये समझ लो। देखो जी, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर 0 होगा, क्योंकि जब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 मिलता है। तो या तो n प्लस 24 की वैल्यू 0 है, या तो n माइनस 13 की वैल्यू 0 है। अगर n प्लस 24 को 0 के इक्वेट कर दोगे तो n की वैल्यू -24 मिलेगी, और यहाँ n की वैल्यू 13 मिलेगी। n का मतलब है नंबर ऑफ़ ईयर्स के जितने सालों में इतनी कार्स बन रही हैं, 31,200। तो बेटा नेगेटिव नंबर ऑफ़ ईयर्स तो हो नहीं सकते हैं। ओके, आंसर क्या मिलेगा, 10 ईयर्स में ऐसा हो रहा होगा, या 12 ईयर्स में ऐसा हो रहा होगा, या 13 ईयर्स में ऐसा हो रहा होगा। -24 तो कोई सेंस बनाता नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं। मतलब n इज़ इक्वल्स टू 13, ये पॉसिबल है। तो लास्ट पार्ट का आंसर आप लिख दोगे 13 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स में 31,200 कार्स बन चुकी होंगी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।